बेटा वी स्टार्टेड विद फिजिक्स, जिसमें हमने ये देखा कि फिजिक्स का पर्पस है फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट करना। ठीक है, फिजिक्स डील्स विद द मेजरमेंट प्रोसेस। जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि हम उस क्वांटिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, और सिर्फ नंबर्स में नहीं, उसका यूनिट भी साथ में चूज कर रहे हैं। हम कोई कन्वीनियंट यूनिट हम चूज करते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों इन्वॉल्व होते हैं किसी भी क्वांटिटी की जब मेजरमेंट का रिजल्ट एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, फिजिक्स का पर्पस बेटा सिर्फ मेजरमेंट करना नहीं होता है, फिजिक्स का पर्पस है एक्यूरेट मेजरमेंट करना। वी नीड टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी एक्यूरेटली, प्रिसाइजली। प्रिसाइज क्या होगा कि हमें छोटी से छोटी वैल्यू को भी एक्सप्रेस करना आना चाहिए। सो दिस प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ वेरी माइन्यूट, लाइक डेसिमल प्लेसेस की बात करें, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, 3 डेसिमल प्लेसेस तक, जितने ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक हम उसको एक्सप्रेस करेंगे हमारा रिजल्ट उतना ही एक्यूरेट होगा। बट सो मेनी टाइम्स क्या होता है बेटा, so many times there are some errors in measurement. So we study errors in physics. Errors, although error है क्या, error means there is something like incorrect thing, but फिर भी हम errors को पढ़ते हैं ताकि हम उन errors को minimize करने की techniques देखें कि error को minimize कैसे किया जा सकता है। So we have to study errors in measurement. Errors in measurement. What is an error? बेटा एरर को हम टेक्निकली डिफाइन कैसे करेंगे? An error is the difference between measured value and the accurate value of a physical quantity. It is the difference between measured value and accurate. हमने मेजरमेंट किया, कुछ रिजल्ट आया, बट एक्चुअल में कुछ और है रिजल्ट, तो उनका जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को बोलते हैं बेटा एरर। हम ऐसे भी बोल सकते हैं एरर मींस the uncertainty in the measurement of a physical quantity. Uncertainty in the measurement of a physical quantity. किसी physical quantity की measurement में जो uncertainty होती है उस uncertainty को error बोलते हैं। What is an error? It is the uncertainty in the measurement of a physical quantity. Broadly, हम इन errors को बेटा 2 categories में divide करते हैं। Why we study about errors? So that हमें अब error का अगर कारण पता चल जाएगा, so we'll always keep those factors in mind कि इस कारण से error हो सकता है। So when we keep those factors in mind, तो error का कारण जब पता है वो ध्यान में रखी जाएगी और हम उस error को minimize करेंगे। Because सिर्फ measurement करना purpose नहीं है, physics का purpose है accurate measurement करना, errorless measurement करना। बट सो मेनी टाइम्स हम इतने प्रिकॉशंस लेते हैं फिर भी एरर हो जाती है। लेट अस अंडरस्टैंड सर्टेन टाइप्स ऑफ एरर। एक होती है बेटा सिस्टमैटिक एरर, वी कॉल इट एज सिस्टमैटिक एरर, एंड द सेकंड इज रैंडम एरर। बेटा सिस्टमैटिक एरर वो होती है जिसका कारण पता हो। सिस्टमैटिक एरर्स आर ड्यू टू नाउन कॉजेस। जिस एरर का कारण पता होता है कि किस वजह से ये एरर होती है,
या किस वजह से एरर हो रही है, उस एरर को सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। और जिसका कारण नहीं पता होगा, विच इज ड्यू टू द अननोन फैक्टर्स, अननोन रीजंस, दैट इज कॉल्ड एज ए रैंडम एरर। कभी होगी और कभी नहीं भी हो रही है, कभी होती है कभी नहीं होती है, बट सिस्टमेटिक एरर इज ड्यू टू नाउन कॉज, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। डायरेक्शन क्या होता है, या तो कोई गलती से अगर कोई मेजरमेंट ज्यादा आ रही है तो हर बार ज्यादा ही आएगी। सिस्टमेटिक एरर किस वजह से हो सकती है, व्हाट कैन बी द नाउन कॉजेज? सिस्टमेटिक एरर इज ड्यू टू नाउन कॉजेज। क्या कारण हो सकते हैं बेटा, देखो सिस्टमेटिक एरर के, इट कैन बी इंस्ट्रूमेंटल एरर। कि जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं फॉर मेजरमेंट, अगर वो इंस्ट्रूमेंट खराब है, सिंपल वर्ड्स में बोलूंगा, अगर वो इंस्ट्रूमेंट खराब है तो उसके कारण कभी भी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा। सो वी से कि जो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व होता है, जो मेजरिंग डिवाइस इन्वॉल्व होता है, उसमें माल फंक्शनिंग होती है। इंस्ट्रूमेंटल एरर इज ड्यू टू malfunctioning of the instrument। जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे वो खराब होने की वजह से अगर कोई एरर होगा तो ऐसे एरर को इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। दूसरा होता है बेटा, कैसे ठीक करेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर को? इंस्ट्रूमेंटल एरर को हम ठीक कर सकते हैं बाय यूजिंग ए प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट। जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, दैट इंस्ट्रूमेंट शुड बी प्रॉपरली चेक्ड। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कभी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इस चीज का ध्यान रखना कि कहीं इंस्ट्रूमेंट ही खराब तो नहीं है। बिकॉज अगर इंस्ट्रूमेंट खराब होगा, हम जितना मर्जी केयरफुली करें, हर चीज को ध्यान में रख के करें, अगर इंस्ट्रूमेंट ही खराब है तो उसकी वजह से एरर होगी। सच एरर इज इंस्ट्रूमेंटल एरर ड्यू टू माल फंक्शनिंग। माल फंक्शनिंग क्या हुआ बेटा? फंक्शनिंग क्या हुआ? फंक्शनिंग हुआ प्रॉपरली वर्किंग, माल फंक्शनिंग हुआ इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। So when the instrument is not working properly, maybe जैसे अगर कोई एमीटर यूज कर रहे हैं, उसके अंदर मैग्नेट डिस्प्लेस हो गए हैं, या उसके अंदर जो स्प्रिंग लगा है वो स्प्रिंग टूट चुका है, कुछ भी हो सकता है, या स्केल ही खराब है उसका, तो माल फंक्शनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के कारण जो एरर होता है उसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। कैसे मिनिमाइज करेंगे? ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेंगे जिसका फंक्शनिंग प्रॉपर हो। दूसरा होता है बेटा पर्सनल एरर, या इसे बोलते हैं ह्यूमन एरर। इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल बता देता हूं पहले, मेनली इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं एंट्रेंस में। दिस इज कॉल्ड एज द ह्यूमन एरर। जो ह्यूमन एरर है, दिस इज ड्यू टू द ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व। जो पर्सन इन्वॉल्व होगा उसकी वजह से, ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व की वजह से जो एरर होता है, उस एरर को क्या बोलते हैं? उस एरर को बोलेंगे ह्यूमन एरर या पर्सनल एरर। वो ह्यूमन एरर या पर्सनल एरर जो है, इट कैन बी ड्यू टू केयरलेसनेस और इट कैन बी ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। दो रीजन हो सकते हैं बेटा ह्यूमन एरर के, या तो हम केयरलेस होके कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, और या फिर हमें मेजरमेंट करना ही नहीं आता है। जैसे अगर हमें ये पता ही नहीं है हम वर्नियर स्केल में लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करें, तो हम वर्नियर स्केल से रीडिंग निकालें, तो वो हर बार ऐसे लगेगा रिजल्ट तो गलत आ रहा है। तो बेटा इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है, क्योंकि वर्नियर स्केल तो वो वर्नियर क्लिपर ठीक होगा। कल आपको दिखाया था मैंने वर्नियर क्लिपर ऐसे स्केल जैसा होता है, तो वर्नियर क्लिपर तो ठीक है, लेकिन हमें वो यूज करना नहीं आता है। तो दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम विद द इंस्ट्रूमेंट, दैट इज प्रॉब्लम विद द ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व। दैट इज वाई जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट, नया इंस्ट्रूमेंट जो आपने पहले नहीं देखा हो, जिसको आपने पहले नहीं यूज किया हो, जब भी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व होगा, तो आपको पहले उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करना सीखना है।
इंस्ट्रूमेंट को यूज करना है और जो भी मेजरमेंट करनी है वो केयरफुली करनी है। देयर शुड नॉट बी एनी केयरलेसनेस। ठीक है, केयरलेसनेस क्या हुआ कि कोई ऐसे वैल्यू देखी 12.3 तो लिख दिया 12.3 ऐसे, so this is called as carelessness because it is 13.2। तो दो चीजें हैं, whenever the human being is involved केयरलेसनेस हो सकती है, ठीक है, और दूसरा लैक ऑफ नॉलेज हो सकती है। सो जब भी मेजरमेंट करनी है, जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करना है, एक तो इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली चेक करना है, दूसरा केयरफुली मेजरमेंट करनी है, और तीसरा जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करना है उस इंस्ट्रूमेंट को स्टडी करना है पहले, कि हमें पता होना चाहिए कि इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज में लाना है या इसका यूज क्या है। ये नहीं है कि कहीं वोल्ट मीटर लगाना था तो वहां एमीटर लगा दें, बोले एमीटर खराब है। नो, इट इज नॉट रॉन्ग, एमीटर इज नॉट लाइक माल फंक्शनिंग, एमीटर करेक्ट है, लेकिन हमने लगाना ही नहीं था वहां। तो दैट इज आवर प्रॉब्लम, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन एरर्स। और बेटा इसी सिस्टमेटिक एरर्स की लिस्ट में जो तीसरी एरर है उसे बोलते हैं एक्सटर्नल एरर। एक्सटर्नल एरर जो है, एक्सटर्नल एरर का क्या रीजन हो सकता है? एक्सटर्नल एरर इज ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनके कारण, एक्सटर्नल फैक्टर क्या हुए कि टेम्परेचर के कारण, प्रेशर के कारण, विंड के कारण, हवा चल रही है उसकी वजह से थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट में उसकी बैलेंसिंग खराब हो गई, या नीडल विंड की वजह से, टेम्परेचर की वजह से उसमें डिफरेंस आ गया। तो उन फैक्टर्स को हम बोलेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स, उनके कारण जो एरर होगी दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल एरर। कैसे मिनिमाइज करेंगे बेटा एक्सटर्नल एरर को? एक्सटर्नल एरर को मिनिमाइज करते हैं बाय यूजिंग ए, बाय कंसीडरिंग ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व। जो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे उन एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसीडर करना। ठीक है, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ, theoretical concept of errors, right? So we have to keep those things in mind so that we do the errorless measurements। उसके बाद देखिए मैथमेटिकल टर्म्स हैं बेटा, यहां we have certain mathematical terms associated with errors। कुछ मैथमेटिकल टर्म्स हैं इन एरर्स को समझने के लिए और एरर्स को एक्सप्रेस करने के लिए। The most basic term is called as the true value। ट्रू वैल्यू ऑफ ए मेजरमेंट। ट्रू वैल्यू होती है बेटा मीन और एवरेज वैल्यू। मीन और एवरेज वैल्यू आपने देखा होगा बड़ी बार, आप कोई प्रैक्टिकल जब करते थे कभी तो 3-4 बार रीडिंग ले लेते हैं। किसी रेजिस्टेंस की मेजरमेंट करनी है या ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है तो 3-4 बार हम मेजरमेंट लेते हैं, ताकि अगर किसी वजह से कोई एरर हुआ हो तो मीन वैल्यू लेने से वो मिनिमाइज हो जाता है। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ए मेजरमेंट इज कॉल्ड एज द ट्रू वैल्यू। ठीक है, इन टर्म्स को समझना जरूरी है बेटा, तभी न्यूमेरिकल्स होंगे। जैसे देखो हमने कोई क्वांटिटी है ए, एक बार मेजरमेंट की रिजल्ट आया A1, दूसरी बार मेजरमेंट की रिजल्ट आया A2, तीसरी बार मेजरमेंट की रिजल्ट आया A3, ऐसे n टाइम्स मेजरमेंट की और रिजल्ट आया AN। तो इन सब को n से डिवाइड कर दो, A1 प्लस A2 प्लस A3 सो ऑन अप टू AN। इसे बोलते हैं, इसे हम A बार से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे बोलते हैं ट्रू वैल्यू। पता ना मीन कैसे निकालना है? जैसे मैं आपको बोलूं बताओ 6, 7, 8, what will be the average of 6, 7, 8? You will have to write 6 plus 7 plus 8 divided by 3, 21 by 3, that will be equal to 7।
ठीक है, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू क्या होती है? सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर। दूसरा है बेटा एब्सोल्यूट एरर। Absolute error is the difference between mean value and measured value of a physical quantity। क्योंकि हम मेजरमेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, मीन वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। बेटा जब भी हम डिफरेंस की बात करते हैं, आपको ग्रीक अल्फाबेट्स बताए थे, डेल्टा वर्ड यूज करेंगे डिफरेंस के लिए, वी यूज डेल्टा। तो डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज नाउन एज एब्सोल्यूट एरर। जैसे देखो, ये A1 तो मेजर्ड वैल्यू है और ये मीन वैल्यू है, तो कितना एरर है? ऐसे लिखना, डेल्टा A1 इज इक्वल टू A बार माइनस A1। डेल्टा A2 मतलब सेकेंड वाले में कितना एरर है? A बार माइनस A2। डेल्टा A3 is equal to A bar minus A3 and delta AN is equal to A bar minus AN. How we define absolute error? Absolute error is the difference between mean value and measured value। ठीक है, anything you want to ask you can। नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है बेटा? मीन एब्सोल्यूट एरर। बेटा ये जो एब्सोल्यूट एरर्स आए हमारे पास, जैसे डेल्टा A1, मैं एग्जांपल दूंगा अभी थोड़ी देर में, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा AN, इन सब का मॉडुलस लेना है, मॉड लेना है। मॉड पता ना क्या होता है? -3 का मॉड 3 +3 होता है। ठीक है, 3 का भी और -3 का भी, इन सब का मॉड लेके n से डिवाइड करना है, उसे बोलते हैं डेल्टा A बार। ठीक है, थोड़ी देर में एग्जांपल भी दे रहा हूं। डेल्टा A बार क्या हुआ? मॉडुलस ऑफ ऑल द मीन एब्सोल्यूट एरर्स, उनका फिर मीन भी लेना है। तीसरी टर्म है, तीसरी हो गई, फिर मैं फिर से आऊंगा इन पे जब एग्जांपल करेंगे। वी हैव अ टर्म कॉल्ड एज फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, it is equal to mean absolute error divided by true value। ठीक है, फ्रैक्शनल एरर होता है डेल्टा A बार डिवाइडेड बाय A बार। इसको रिलेटिव एरर भी बोलते हैं। फ्रैक्शनल एरर को रिलेटिव एरर भी बोला जाता है। और बेटा इसी को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो इसी को बोलते हैं परसेंटेज एरर, लाइक दिस, परसेंटेज एरर। ठीक है, ये है बेटा मैथमेटिकल टर्म्स एसोसिएटेड विद एरर्स। तो क्या फंक्शन है व्हाई वी स्टडी अबाउट दीज टर्म्स, उसकी बात करते हैं। फिर क्वेश्चन करवा के ये सभी दोबारा से रिवाइज करूंगा मैं अभी थोड़ी देर में। जब भी फिजिक्स में हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं बेटा, हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं, डेली लाइफ में भी ऐसा होता है। देखना, मैं ऐसे बोलूं जैसे कि इस रूम का जो टेम्परेचर है that is equal to 20 ± 2 डिग्री सेल्सियस।
ऐसे बोलते हैं ना, होगा 20 डिग्री सेल्सियस ±2 हो सकता है। या somebody कैन आस्क यू कि बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स आएंगे रिजल्ट से पहले, से 90 आ सकते हैं, 85 भी आ सकते हैं, 95 भी आ सकती है, या ±2% भी हो सकते हैं। सो इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है बेटा? ये टेम्परेचर क्या चीज है? ये है फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये 20 क्या है? ये 20 है ट्रू वैल्यू। व्हाट इज दिस 20? इट इज ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। और ये 2 क्या है? एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये 2 क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसके बेसिस पे मैं बोलूंगा रूम का टेम्परेचर कितना है? 18 से लेके 22 डिग्री सेल्सियस। कैसे पता चला? 20 - 2 18, 20 + 2 22। ठीक है, तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें एरर्स को भी आपने एक्सप्रेस करना है, तो ऐसे लिखते हैं। अच्छा, मैं अगर ये पूछूं कि व्हाट इज परसेंटेज एरर इन, what is percentage error in temperature, then it is going to be 2/20 into 100%. परसेंटेज एरर कैसे फाइंड करते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इंटू 100%। तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास कितना? 10%। ध्यान से देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये बोलूंगा दैट टेम्परेचर इज इक्वल टू 10%। टेम्परेचर कितना है? 20 ± 10%। तो 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ 20 इज 2। तो इसको ये और इसको इसमें कन्वर्ट करना सीख लो। ये जो सारी हमने मैथमेटिकल टर्म्स पढ़ी बेटा, इनको हम क्विकली रिवाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए एनसीईआरटी। ये प्रॉब्लम, एनसीईआरटी प्रॉब्लम नहीं बोलना चाहिए वैसे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है ना। प्रॉब्लम बोलने से एक नेगेटिव इफेक्ट आता है, प्रॉब्लम है यार ये तो। सो इट इज नॉट ए प्रॉब्लम, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। सो क्या दिया है बेटा इस एग्जाम्पल में? इसमें लिखा है कि एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजरमेंट किया गया उसका, और एक बार रिजल्ट आया 2.63 सेकेंड, एक बार रिजल्ट आया 2.56 सेकेंड, एक बार रिजल्ट आया 2.42 सेकेंड, देन 2.71 सेकेंड, और एक बार रिजल्ट आता है 2.80 सेकेंड। ठीक है, डिफरेंट इंस्टेंसेस पे मेजरमेंट करी। ये T1, ये T2, ये T3, 5 बार मेजरमेंट की, ये T4 और ये T5। तो बोला है कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर्स, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। सो सबसे पहले तो आपको ट्रू वैल्यू निकालनी है। टाइम पीरियड की ट्रू वैल्यू को अगर मैं T बार से रिप्रेजेंट कर लूं, तो इट विल बी इक्वल टू 2.63 प्लस 2.56, 2.42, 2.71, 2.80 डिवाइडेड बाय 5। सो दैट इज इक्वल टू, सबको ऐड करके देखो बेटा, दिस विल बी 13.12 डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड, और ये रिजल्ट आएगा 2.62 सेकेंड। तो ट्रू वैल्यू आ गई 2.62 सेकेंड। अगर एब्सोल्यूट एरर निकालना है, एब्सोल्यूट एरर्स, तो चाहे ऐसे लिखो, देखो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप ये लिखो, चाहे ये पहले लिख लो 2.63 - 2.62 लिखो, क्योंकि आपको बाद में वैसे भी इन सब का मॉड लेना है। तो मॉड लेंगे तो नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बनेगा 0.01 सेकेंड। डेल्टा T2 कितना होगा? सिर्फ उन टर्म्स को रिवाइज करवा रहा हूं फिर से। 2.56 - 2.62, उल्टा लिख दिया, 2.62, फिर भी
एक ही तरीके से लिखेंगे ना सारे। 2.62 minus 2.52 56, it is equal to minus, no, it is equal to 0.06 सेकेंड। डेल्टा T3 जो है that is 2.62 minus 2.42, 0.20 सेकेंड। डेल्टा T4 जो है that is 2.62 minus 2.71, 2.71 and it is equal to 0.09 second. Delta T5 is equal to 2.62 minus 2.80 और ये आ जाएगा minus 0.18 और ये आया minus 0.09। So इस तरीके से हम डिफरेंट एब्सोल्यूट एरर्स फाइंड करते हैं। ट्रू वैल्यू कितनी आ गई 2.62 और डिफरेंट जो एब्सोल्यूट एरर्स है वो आ गए अकॉर्डिंगली। फिर अभी हमें मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकालना है। ठीक है, हमने मीन एब्सोल्यूट एरर को कैसे लिखेंगे अब ये याद रखना, ये ट्रू वैल्यू 2.62 है। मीन एब्सोल्यूट एरर बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू, इन सबको ऐड कर दो आप, साइन लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मॉड लेते हैं 0.06, 0.20, 0.09, 0.18 divided by 5, this will be equal to 0.11 second। ठीक है, तो फाइनली आई होप ये आपने समझ लिया, अदरवाइज आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं। फाइनली हम बोलेंगे कि जो टाइम पीरियड है टी से अगर रिप्रेजेंट करें कैसे लिखते हैं, ट्रू वैल्यू आ गई 2.62 प्लस माइनस 0.11 सेकेंड। दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस द टाइम पीरियड कंसिडरिंग द एरर आल्सो। अब बेटा यहीं पे अगर कभी जरूरत पड़े, मैं अभी बता के जाऊंगा कहाँ जरूरत पड़ती है। अगर इस एरर को परसेंटेज में लिखना है, समझना, समरी हो गया ये पूरा। परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में कितने परसेंट एरर है, इज इक्वल टू 0.11 डिवाइडेड बाय 2.62 into 100%, that would be 11 by 262 into 100%, and if you solve this, this is approximately equal to 4%। तो हम ये बोल सकते हैं therefore time period is equal to 2.62 plus minus 4%। ठीक है, इनफैक्ट ये सेकेंड में ही है। ठीक है, एनी डाउट? ठीक है, तो ये सारी टर्म्स इसमें आ गई। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स है बेटा, आपके जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो इस पे बेस्ड रहेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। आल तो जब न्यूमेरिकल्स हम करेंगे तो ये मैं फिर से बता दूंगा आपको, बट सिंस अभी कंटिन्यूटी में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एरर्स इन कैलकुलेशंस, एरर्स इन कैलकुलेशंस। बेटा ब्रॉडली फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम एडिशन सब्ट्रैक्शन को एक कैटेगरी में रखते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एक कैटेगरी है कैलकुलेशंस की, कॉल इट एज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और दूसरी कैटेगरी है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दूसरी कैटेगरी है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो वी हैव एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एरर का रोल देखो क्या है, जब भी आप एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो एब्सोल्यूट एरर होंगे
अब शॉर्ट में मैं एब्सोल्यूट एरर बोलूंगा, एक्चुअली मीन एब्सोल्यूट एरर है। द एब्सोल्यूट एरर्स आर ऑलवेज एडिड। एडिशन सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर्स को हमेशा ऐड किया जाता है, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में परसेंटेज एरर्स are always added. There is no need of any proof for this, because हमें तो MCQ सॉल्व करना है अगर, तो हमें सिर्फ इस रिजल्ट को ही याद रखना है। जब भी हम एडिशन, बस इस रिजल्ट में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, चाहे एडिशन कर रहे हो चाहे सब्ट्रैक्शन, एब्सोल्यूट एरर को ऐड करना है। चाहे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो चाहे डिवीजन, परसेंटेज एरर्स को ऐड करना है। चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एब्सोल्यूट एरर ऐड ही होंगे। चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन, परसेंटेज एरर जो है वो ऐड ही होते हैं। एक में परसेंटेज एरर ऐड होगा और एक में, मैं एक क्वेश्चन की हेल्प से सब कुछ ही बता दूंगा इसमें, ठीक है। वन सिंपल क्वेश्चन है, द वेट ऑफ ए मेटेलिक ब्लॉक in air is 5.00 plus minus 0.05 न्यूटन। एक मेटालिक ब्लॉक है, एयर में उसका वेट है 5.00 प्लस माइनस 0.05 न्यूटन, एंड द वेट इन ए लिक्विड या वेट इन वाटर is 4.00 प्लस माइनस 0.05 न्यूटन। ठीक है, आपको पता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है 9th क्लास में सभी ने, कि पानी के अंदर इफेक्टिवली वेट कम हो जाता है बिकॉज ऑफ बायंट फोर्स। चलो अभी हमारा वो पर्पस नहीं है। एक मेटालिक ब्लॉक है जिसका एयर में वेट इतना है और वाटर में इतना है, कैलकुलेट। ऐसा लिखने का पर्पस पता चल गया ना, दिस इज ट्रू वैल्यू मीन एब्सोल्यूट एरर, ट्रू वैल्यू मीन एब्सोल्यूट एरर। कैलकुलेट relative density, calculate relative density of the block, right? relative density कितनी होगी, you should know directly। एक फॉर्मूला है relative density का, आपको पता चल जाएगा। उस स्टेज में सारे फॉर्मूले आ जाएंगे जिस स्टेज में इसकी जरूरत है। relative density is defined as, किसी भी मेटलिक ब्लॉक की रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड हम डिफाइन करते हैं एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द ब्लॉक इन एयर डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ वेट इन वाटर। वेट इन एयर डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ वेट इन वाटर। तो बेटा ये रिलेटिव डेंसिटी होगी, वेट इन एयर कितना है 5.00 प्लस माइनस 0.05 न्यूटन डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ वेट, इसमें से ये माइनस करना है 5.00 प्लस माइनस 0.05 माइनस 4.00 प्लस माइनस 0.05। ठीक है, फोर्स नीचे और ऊपर न्यूटन ही आएगा। नोट कर लीजिए यहां तक, मैं क्वेश्चन को अभी रब कर दूंगा। देखिए बेटा, देयरफॉर रिलेटिव डेंसिटी वुड बी इक्वल टू, यहां डिफरेंस करना है, पहले इसको सॉल्व कर लो। न्यूमरेटर को रहने दो एज इट इज, 5.00 प्लस माइनस 0.05 डिवाइडेड बाय, डिफरेंस से ना माइनस करना। देखो आपने क्या करना है बेटा, टेक्निक देखिए, ट्रू वैल्यू से ट्रू वैल्यू को माइनस कर दो, तो 5.0 माइनस 4.0 विल बी 1.00। लेकिन अभी मैंने किस चीज पे स्ट्रेस दिया, चाहे एडिशन करना है चाहे सब्ट्रैक्शन करना है, जो ये एब्सोल्यूट एरर्स हैं ये ऐड ही होंगी। तो 0.05 प्लस 0.05 विल बी 0.10। अभी इतने में आपका आंसर आ जाएगा। 5 को 1 से डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ एक गड़बड़ नहीं करनी है।
क्या बताया था मैंने, इनको ऐड नहीं करना। मैंने आपको ये बताया कि जब हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में परसेंटेज एरर ऐड होती है। ये तो परसेंटेज एरर नहीं है ना, तो यहाँ ऐसे लिखो, परसेंटेज एरर इन न्यूमरेटर is equal to 0.05 divided by 5.00 into 100%। ऐसे ही बताया था, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100%। एक बार फिर से देख लेना वीडियो, ये आ जाएगा 5/100 इंटू 5 इंटू 100, दिस वुड बी इक्वल टू 1%। एंड ऐसे ही अगर मैं बोलूं व्हाट इज परसेंटेज एरर इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में कितने परसेंट एरर है, percentage error in denominator will be equal to mean absolute error divided by true value into 100%। इसे सॉल्व करो, ये 10, ये तो 1 है, 1.001 नहीं हुआ, तो ये 10/100 into 100%, द रिजल्ट इज 10%। अब इस रिजल्ट को लिखना है, ध्यान से देखो, रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी 5.00 प्लस माइनस 0.05, दैट इज 1%। 1.00 प्लस माइनस 10%, समझ में आ गया। तो रिलेटिव डेंसिटी का क्या एक्सप्रेशन आ गया, 5 को 1 से डिवाइड करना है तो 5 ही आएगा, इन दोनों को लेकिन ऐड करना है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो तो परसेंटेज एरर्स को ऐड करना है। ठीक है बेटा, अब मान लो आपके ऑप्शंस में परसेंटेज नहीं है, फाइंड तो ऐसे ही होगा, बट अगर आपको इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर तो वो भी कर सकते हैं। यहां साइड पे मैं बताता हूं, 11% ऑफ 5, 11% ऑफ 5 कितना होगा देखना, 11/100 into 5 would be 55/100 will be equal to 0.55। तो बोलेंगे रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू, फाइनल आंसर देखो, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू 5.00 प्लस माइनस 0.55। बेटा जैसे मर्जी बोल दीजिए आप। ठीक है, आपने ऑप्शंस देखने हैं, अगर परसेंटेज की फॉर्म में है तो ये, और अगर एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में है तो इस तरह से करना है। ठीक है, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ एरर्स, दैट इज नॉट ऑल, दिस इज द बिगिनिंग। ये बेसिक टर्म्स बता दी, नाउ यू कीप ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ठीक है, और कहीं पे प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क मी, आई विल शेयर द क्वेश्चंस विद यू।